मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। तो रिफ्रैक्शन के लिए मैंने आपसे कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कुछ बेंड हो जाती है। बेंड होने का मैंने कारण बताया कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही होती है तो वो डेंसर मीडियम है, यानी कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेरर डेंसर क्या है ये आप समझ लीजिए। रेरर मीडियम यानी हल्का, यानी कि खाली, कुछ खाली मीडियम, जैसे कि एयर हो गया, काफ़ी हल्का होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है, डेंसर होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो अगर वाटर और एयर को अगर आप कंपेरिजन करने के लिए जाते हैं तो एयर को हम रेरर मांगेंगे और वाटर को हम डेंसर मांगेंगे। लेकिन उसी तरीके से अगर आप वाटर और ग्लास को अगर आप कंपेयर करने के लिए जाते हैं तो वाटर को हम रेरर मानेंगे और आप ग्लास को क्या मानेंगे, डेंसर मानेंगे। हमने यहाँ पे देखिए एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रखी है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन कराना है हमको किससे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। रेक्टेंगल मतलब आपको समझ में आता होगा, ये रहा रेक्टेंगल ABCD। अब ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास का एक टुकड़ा हमने ले रखा है, इसी से हमको रिफ्रैक्शन कराना है। अब इसी फिनोमेनन को, ये बोर्ड एग्जामिनेशन 4 नंबर के लिए बहुत कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप हमेशा सोच समझ के रखें। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं। मैंने एक फिगर बना रखा है, उस फिगर में आपको मैं अलग से दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमने कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर किया है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने क्या किया, कोई एक लाइट पास कराई, किसी एंगल पे लाइट पास कराई होगी। देखिएगा ये कुछ एंगल पे हमने लाइट पास कराई, ये इसको नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब मैंने आपसे बताया था कि परपेंडिकुलर होता है किस पे, ग्लास स्लैब पे। ग्लास स्लैब पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का, 90 डिग्री का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हमने जो एंगल इंसिडेंट करा है इसको हमने I1 कह दिया, यानी इंसिडेंट एंगल है। अब चूंकि ये यहाँ पे जब ये था तो ये क्या, कौन सा मीडियम था, एयर मीडियम था। तो एयर मीडियम से जैसे ही वो ग्लास मीडियम में आने का प्रयास करता है तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ग्लास मीडियम में आने का जब प्रयास करता है तो बेंड हो जाता है। तो यही आपको समझना है यहाँ से कि जब एयर से ग्लास में, यानी कि रेरर मीडियम, एयर को आप क्या कहेंगे, रेरर मीडियम कहेंगे, और ये आपका ग्लास है तो ग्लास को आप क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब कोई रे क्या करती है, रेरर से डेंसर मीडियम में आने का प्रयास करती है तो बेंड हो जाती है। तो बेंड किधर की होती है, नॉर्मल की तरफ होती है। देख रहा है, ये रहा आपका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ खिंच के क्या होती है, चली जाती है। बट एक्चुअली अगर उसको देखने का प्रयास करें तो जाना किधर चाहिए था, को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, सीधे चली जाती। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो क्या हो गई, बेंड हो गई। बेंड किधर की तरफ हुई, एयर नॉर्मल की तरफ हुई। कब, जब रेरर से डेंसर की तरफ आती है तब। अब एक कंडीशन आपके नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा, जब लाइट क्या करती है, एरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो किधर की तरफ बेंड होती है। तो इस चीज को आपको मेंशन करना पड़ता है और ये सारे का प्रॉपर नोट्स मैं आपको दूंगा, उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझसे मिलेंगे, आपको उसको प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये जब जैसे ही जाती है तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब नॉर्मल की तरफ बेंड होके क्या होती है, दूसरे सरफेस पे जाके टकराती है। ग्लास स्लैब है ना, रेक्टेंगल है, तो एक जगह से स्लाइड करके दूसरी जगह पे आके क्या करती है, टकराती है। तो जैसे ही दूसरी जगह, अब आप समझ लीजिए ना कि एक्वेरियम समझ लीजिए, तो एक्वेरियम का ऊपर का जो पार्ट है वहां पे लाइट टकराई, यानी कि जो आपके आप चैम्बर खुला रखते हैं उसके ऊपर ऐसे कुछ घर जैसा बना देते हैं, उसको भी हम ग्लास से ढक देते हैं, मतलब पूरी तरीके से कवर्ड है। तो ऊपर टकराई है, नीचे अंदर पानी नहीं है, पानी के बाद फिर से नीचे क्या है, ग्लास है, और पूरा ग्लास ही भरा हुआ है, वो बीच में एयर नहीं है। ठीक है, तो एक्वेरियम आप सपोज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये लाइट गई, अब यहाँ पे टकराई। अब यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे जब ये टकराती, देखिएगा ये रिफ्लेक्स एंगल था, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल था, यानी रिफ्रैक्ट करने के बाद आई। अब यही रिफ्रैक्टेड एंगल इसके लिए क्या बन जाती है, इंसिडेंट एंगल बन जाती है। यही रिफ्रैक्टेड एंगल इसके लिए, यानी इस पोजीशन पे जाके क्या करता है, तो यही रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाता है, इसके लिए इंसिडेंट एंगल होता है, जिसको हम I2 नाम दे दिए। क्या दे दिए, I2 नाम दे दिए, यानी कि क्या, सेकंड इंसिडेंट एंगल हो गया। यानी कि एक जगह सरफेस यहाँ पे टकराया जब ये ग्लास स्लैब से अंदर घुस रहा था, दूसरी जगह जब टकराया जब ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा था, यानी कि फिर से एयर में जा रहा था, तब की कंडीशन है। तो ये रहा I2। और इस कंडीशन में जब ग्लास स्लैब क्या करती है, डेंसर मीडियम, यानी कि ये रहा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती हो तो नॉर्मल से दूर होके चली जाती।
वो कहाँ चली जाती है, नॉर्मल से दूर होके चली जाती है। पहली कंडीशन में जब वो लाइट को क्या करती है, इंसिडेंट करती है किसी ग्लास स्लैब पे, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब वो किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में यानी कि ग्लास से एयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर होके क्या होके चली जाती है। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसे जा रहा था और ये आपको कुछ ऐसे जाते हुए दिख रहा है, यानी इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डेविएशन कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का, व्हाट इज डेविएशन एंड हाउ विल यू काउंट द डेविएशन इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन इस बार पूछा ही जाना है, आप इंपॉर्टेंट करके मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा ग्लास स्लैब के बारे में, ये चीज़ ही मैंने यहाँ पे बनाई है। अब क्लीन एंड कट फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे इमेज का अब जब आप देखेंगे इंसिडेंट एंगल क्या करती है, जब यहाँ पे आती है तो इसको मैंने I1 दिया, यानी कि ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, यानी यहाँ पे आकर टकराती है। दूसरी कंडीशन में जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से क्या करती है, ग्लास स्लैब से पार होके क्या करती है, दूसरे पोजीशन पे आती है। बट एक्चुअली जाना इसको किधर था, इधर था, यानी कि अगर ये चाहती तो ये सीधे सीधे जा सकती थी, लेकिन ये क्या हो गई, बेंड हो गई। और बेंड होने के कारण वो इधर आ गई, इस पर्टिकुलर जगह पर टकराई। और इस पर्टिकुलर जगह टकराने के बाद यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आने लगी तो वो क्या हो गई, नॉर्मल से दूर होके जाने लगी। पहले वाले कंडीशन में नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी और दूसरे वाले कंडीशन में नॉर्मल से दूर जा रही है। यहाँ पे सीखने वाली क्या बात केवल एक छोटी सी है कि जब कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट और कोई रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई रे जा रही होती है तो नॉर्मल से दूर होके चली जाती है। बस यही मतलब था इस पूरे को पढ़ने का। अब इसी को एक्सप्लेन करके एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज जितने में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमको लिखना पड़ता है। तो वो कैसे लिखा जाता है वो आप हमसे मिलेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा अब यहाँ पे आपको लिख के बताऊं कि हाँ ये है। और मैं अगर छाप के आपको दे दूंगा ना, अगर असाइनमेंट के रूप में आपको दे दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा गया। ठीक है, इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी डिफरेंसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आप हमसे मिलेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। रिफ्लेक्शन में कोई ज़रूरत नहीं थी, रिफ्लेक्शन में आप चाहें जैसे मन तैसे कर सकते हैं, बट यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिले ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया तो डैम गुड है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप ये फिगर ही बना पाएंगे। जब लिखने की बात आ जाएगी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो बेहतर है आप हमसे मिल लें, बाकी आपकी मर्जी है। ये रहा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके बारे में हमको चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, जो कि आपको हो गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से वो हम समझेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले उसकी डिफिनीशन को जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट by any mirror is known as the refractive index। ठीक है, किसी मिरर के द्वारा किसी लाइट को जितना ज़्यादा बेंड किया जा सके, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया किसी मिरर द्वारा लाइट को जितना ज़्यादा बेंड किया जा सकता है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी हार्ड ग्लास को आपने ले लिया तो हार्ड ग्लास होने के कारण किसी लाइट को क्या कर दिया जाता है, ज़्यादा बेंड कर दिया जाता है एज कंपेयर टू अगर आपने किसी सॉफ्ट ग्लास को ले लिया जो लाइट को इतना ज़्यादा बेंड नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जो लाइट को बेंडिंग करने की कैपेसिटी है, यानी किसी लाइट को बेंड करने की जो कैपेसिटी है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि किसी लाइट को आपने यहाँ पर रखा, मान लीजिए ग्लास स्लैब को आपने यहाँ पर रखा है, यहाँ पे आपने इसको पास कराया। ठीक है, तो पास कराने के बाद इसने कुछ क्या किया, नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगा, तो नॉर्मल की तरफ इसने कुछ इतना बेंड कर दिया। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे ग्लास स्लैब ने आपने लिया, फिर ये इसने क्या कर दिया, कुछ ज़्यादा ही बेंड कर दिया। देख रहे ना इसके बीच में डिफरेंस। तो वही ये कौन कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होता है किसी भी मिरर का। अब इसको हम डिनोट करते हैं 1 and 2, ठीक है, N1 2 एंड एक्सेट्रा बहुत सारे टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां पे N1 2 या 1 and 2 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम।
ठीक है। अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होंगी, मैं समझता हूँ, तो इसको मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तब, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने दो कंडीशन ले रखी है, एक कंडीशन में मैंने बाहर एयर ले रखा है और दूसरे अंदर जो मैंने ले रखा है उसको वाटर ले रखा है। दूसरी कंडीशन मैंने ले रखी है बाहर एयर है और अंदर क्या आपका ग्लास है, यानी कि ग्लास में से लाइट पास करेगी। तो जब एयर से लाइट आती है और वाटर में पास करती है तो आपको अच्छे से पता है कि जो बेंडिंग होगी वो कितनी होगी, कम होगी एज अ कंपेयर टू एयर से जब ग्लास में जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है ऐसा कहाँ कर रहे हैं आप, तो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि जो जितना ज्यादा क्रिस्टलाइज यानी हार्ड होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा, वो उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट को कम कर पाएगा। जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को कम कर पाएंगे उतनी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे मतलब ये है कि वो अंदर की तरफ और ज्यादा बेंड होने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एयर के कंपैरिजन में आपका ग्लास में क्या होता है, लाइट क्या जो आपकी लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक। इस चीज को कैसे डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो मान लीजिए यहां लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से कहां जा रही है, वाटर में जा रही है। तो हम लिखेंगे किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, A&W। क्यों A&W लिखा, तो वेलोसिटी ऑफ, यह देखिएगा लाइट कहां से जा रही है, एयर से कहां जा रही है, वाटर में जा रही है। इसी की वजह से हमने यहां पे क्या लिखा, A&W। तो A मतलब यहां पे क्या है, A बराबर क्या होता है, एयर है, और W बराबर यहां पे क्या है, वाटर है। यानी A&W साफ साफ आपसे ये कहता है when light goes from air to water, ये A&W ने साफ साफ स्टेटमेंट में यही कहा है, ठीक है। when light travel from air to water, A&W का मतलब। अब ये होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है VA अपॉन VW। अब VA अपॉन VW क्या है, तो VA बराबर है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। क्या हम चेक करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये तब की कंडीशन, अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, आपसे कह देगा व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेंड बाय इतना एटसेट्रा, फाइंड द वैल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी तरीके से क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन में आपको यही चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि लाइट कहां से कहां जा रही है। कई बार हो सकता है वाटर से एयर में जाए, कई बार हो सकता है ग्लास से एयर में जाए, यही चीज हमको ध्यान देना पड़ता है। तो जब लाइट एयर से वाटर में जा रही होती है तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं A&W इज इक्वल टू VA अपॉन VW, वेयर VA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, VW इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। मान लीजिए आपने कह दिया वाटर से एयर में जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं बाबू, सीधे सीधे वाटर से एयर में जाती है तो वाटर पहले एयर बाद में, खत्म, वाटर टू एयर जाती है। यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, VW ऊपर हो जाएगा, VA नीचे हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, सीधी सीधी बात है। अब VW बराबर आप लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और नीचे लिख सकते हैं VA बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो सीधा सीधा मतलब है, यानी कि जो पहले है वो ऊपर रहता है, जो बाद में वो नीचे रहता है। वो इस वजह से रखा जाता है क्योंकि हमें ये डिस्कस करना रहता है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, ये डिस्कस हो गया। ठीक इसी तरीके से एयर टू ग्लास के बारे में, एयर टू ग्लास के बारे में करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग चल भी नहीं लगा होगा, तो वो जान रहे होंगे किसको क्या लिखा जाएगा, ANG लिखा जाएगा। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो आप लिखेंगे क्या फॉर्मूला में, तो यहाँ पे लिखेंगे VA अपॉन क्या, VG। ये आपका फॉर्मूला है, इसी से आपका क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को, यानी कि जैसे ही हम आगे चल के न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पता चले हम न्यूमेरिकल तक पहुंचे तब तक ये सब सुहा हो चुका है, आपको पता ही नहीं रहेगा क्या, अरे ये सब कुछ पढ़ दे क्या हम, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चले। किसी बच्चे ने कह दिया ग्लास से एयर के बारे में, तो इसको चेंज कर दीजिए। चेंज क्या कर देंगे, GNA हो जाएगा, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा, VG अपॉन VA हो जाएगा। बस यही है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे याद करने के लिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे बस केवल कह रहा हूं कि आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट को जब एयर से वाटर में जाता है तो एयर में पहले था तो एयर पहले लिख देंगे, बाद में हम क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे। दूसरे कंडीशन में वो क्या था, पहले कहां था बताइए,
दूसरे कंडीशन में एयर था, फिर ग्लास में चला गया। फिर आप अगर इसी तरीके से चाहें तो वाटर से एयर में देख सकते हैं, ग्लास से एयर में देख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे आगे चलने के बाद। अभी नहीं है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, जैसे ही है इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा तो मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर उसके बाद हम स्फेरिकल ऑफ क्या, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ते हुए, ठीक है।